एपिसोड 2 की स्टार्टिंग युआनवू किंगडम की क्वीन को दिखाते हुए होती है, जहां उससे मिलने एक बंदा आया था और क्वीन उसे मास्टर कहकर ग्रीट करती है। अब वो मास्टर क्वीन से कहता है वो जल्द से जल्द ये फेंग और उसकी फैमिली को खत्म कर दे, वरना वो क्वीन को मार देगा। तो क्वीन डरकर उससे कहती है वो समझ गई और अब वो मास्टर वहां से चला जाता है। इधर सीन ये फेंग पर आता है, जो कल्टीवेशन करते हुए बोल रहा था इस दुनिया की कल्टीवेशन सिस्टम भी उसके प्रीवियस लाइफ की तरह सेम है, और अब कल्टीवेशन से जाग जाता है और एक बॉक्स को देखकर कहता है मुझे अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए कुछ एलिक्सर्स को रिफाइन करना होगा। इधर ये फेंग के हाउस के बाहर क्वीन के आदमी ये फेंग को मारने आए थे, पर ये फेंग ने अपने घर के बाहर फॉर्मेशन बनाया था, जिससे उसे पता चल जाता है कि कुछ लोग उसके हाउस में आ गए हैं। इधर उनमें से 2 लोग ये फेंग के रूम में एंटर करते हैं, पर उन्हें वहाँ कोई नहीं दिखाई देता। पर तभी अचानक ये फेंग उन पर अपने फायर बॉल से अटैक कर देता है और दबाकर उनकी मारता है। और बाहर उनका एक साथी सोचता है आखिर उसके साथियों को ये फेंग को मारने में इतना समय क्यों लग रहा है, और अब वो ये फेंग के हाउस की तरफ बढ़ने लगता है। पर तभी ये फेंग उस पर भी अचानक से अटैक कर देता है और वो पीछे चला जाता है, पर वो देखता है ये फेंग ने तो उसके दोनों साथियों की अच्छे से मार ली है। और तभी ये फेंग अपनी स्वॉर्ड को निकालकर उस थर्ड पर्सन पर भी अटैक कर देता है, जिसे वो पर्सन रोक लेता है और ये फेंग को पीछे कर देता है। पर इससे ये फेंग को कुछ नहीं होता और तभी उसका ब्रेक थ्रू होने लगता है, जहां वो उसी सुप्रीम स्क्रप्चर की मदद से क्विक कंडेंसेशन के 3rd लेवल का ब्रेक थ्रू कर लेता है, जो देखकर उस पर्सन की सारी हवा निकल जाती है। इधर ये फेंग अब अपनी फर्स्ट स्वॉर्ड टेक्निक ड्रैगन सोल स्ट्राइक का इस्तेमाल करके उस पर्सन पर अटैक करता है, जिससे वो पर्सन वहां पर बुरी तरह घायल हो जाता है। और तभी ये फेंग आकर उसे गले से पकड़कर हवा में उठा लेता है और कहता है मरने की इतनी जल्दी क्या है, पहले मुझे अपने मास्टर के पास लेकर जाओ। अब सीन कट होकर क्वीन के रूम में आता है, जहां ये फेंग उस थर्ड पर्सन को फेंककर उसे क्वीन के सामने मार देता है और अब क्वीन का गार्ड भी वहां आ जाता है। तभी ये फेंग फुल एटीट्यूड में क्वीन के कमरे में एंटर करता है, तो क्वीन अपने उसी गार्ड से ये फेंग पर अटैक करवाती है, जिससे अब वहां ये फेंग और उस गार्ड के बीच एक खतरनाक फाइट स्टार्ट हो जाती है। वो गार्ड ये फेंग पर एक डेडली अटैक करता है, जिसे ये फेंग अपनी स्वॉर्ड की मदद से डिफेंड करता है और उस गार्ड को एक जोरदार किक मारकर कमरे से बाहर फेंक देता है। और अब ये फेंग भी रूम के बाहर आ गया था, पर तभी वो गार्ड खड़े होकर अपने वेपन से ये फेंग पर अटैक करता है, जिससे ये फेंग अपनी स्वॉर्ड से डिफेंड करते हुए एक खतरनाक स्लैश अटैक उस गार्ड पर करता है। पर वो गार्ड इस अटैक से खुद को डॉज कर लेता है और ये फेंग पर एक जंप लगाकर स्लैश अटैक करता है, जिसे ये फेंग अपनी स्वॉर्ड से डिफेंड करता है और वो गार्ड भी पीछे चला जाता है। अब वो गार्ड अपनी पावर को बढ़ाकर अपने सोल बर्निंग हुक्स से ये फेंग पर अटैक करता है, पर ये फेंग अपने एक ही स्वॉर्ड अटैक से उसे उसके अटैक्स के साथ वहीं पर मार देता है। और अब क्वीन की तरफ बढ़ता है तो क्वीन डरते हुए नीचे गिर जाती है और ये फेंग से माफी मांगने लगती है। पर ये फेंग उससे कहता है तुमने मुझे मारने के लिए इतने लोगों को भेजा, पर मुझे नहीं लगता तुम इतने पावरफुल लोगों को अफोर्ड भी कर सकती हो, तो क्या इसके पीछे का मास्टरमाइंड डॉकिंग नेशन है? तो क्वीन कहती है तुम्हें इसके बारे में कैसे पता है? तो ये फेंग बताता है डॉकिंग नेशन सभी पर राज करना चाहता है, तो इसके लिए उसे सबसे पहले युआनवू किंगडम के सबसे पावरफुल पर्सन को मारना होगा, जो कि हमारी ये फैमिली के ये वुसेंग हैं। और वहीं युआनवू किंगडम के अकेले वॉर गॉड भी हैं, और उन्हें मारकर ही डॉकिंग नेशन पूरे वर्ल्ड पर राज कर पाएगा। अब क्वीन कहती है तुम सही हो, पर उसके पीछे इससे भी ज्यादा पावरफुल लोग हैं। और ये फेंग से कहती है वो उसके पास आए तो वो उसे उनके बारे में बता देगी। अब ये फेंग भी क्वीन की तरफ बढ़ता है। अब क्वीन ये फेंग को बताती है इसके पीछे 9 हेवन दाउ प्लेस है, और तुरंत ये फेंग पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करती है। पर ये फेंग तैयार था और वो पहले ही अपनी स्वॉर्ड को क्वीन की बॉडी में घुसा देता है, और अब वो क्वीन वहीं मारी जाती है। पर ये फेंग सोच रहा था इस सेलेस्टियल कॉन्टिनेंट में भी एक 9 हेवन दाउ प्लेस है, जरूर इसका मेरी प्रीवियस लाइफ के साथ कोई कनेक्शन है। और कहता है भले ही कितना भी समय क्यों ना लगे, पर मैं 9 हेवन दाउ प्लेस को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दूंगा। अब सीन कट होकर एक बैम्बू फॉरेस्ट में आता है, जहां ये फेंग एक मेडिसिन हर्ब गार्डन में आ जाता है और उन्हें इकट्ठा करते हुए कहता है उसे जल्द से जल्द ब्रेक थ्रू करने के लिए इन हर्ब से ट्रांसफॉर्मेशन एलिक्सर को बनाना होगा। अब उन हर्ब्स को इकट्ठा करके ये फेंग एक वाटर पूल के पास आ जाता है, जिस पूल से स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल एनर्जी निकल रही थी। तो ये फेंग कहता है जरूर इस पूल में कोई पावरफुल ट्रेजर होगा, और अब पूल में कूद जाता है और पूल के नीचे जाने लगता है, जहां उसे एक व्हाइट पर्ल दिखता है, जिसे ये फेंग ले लेता है। पर तभी वहां पर एक जाइंट सीप मॉन्स्टर आ जाता है, जो ये फेंग को मारने की कोशिश करता है, पर ये फेंग अपनी पावर की मदद से उससे बच जाता है। असल में वो व्हाइट पर्ल उस मॉन्स्टर के मुंह के अंदर था। अब ये फेंग अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से एक अटैक उस मॉन्स्टर पर करता है, पर वो मॉन्स्टर उस अटैक से बचते हुए ये फेंग पर अटैक कर देता है। इधर सीन कट होकर पूल के बाहर आता है, जहाँ एक लड़की नहाने के लिए उस पूल में एंटर करती है। इधर ये फेंग अब उस मॉन्स्टर को मारकर डिवाइन पर्ल को लेकर बाहर आने लगता है, और तभी वो मॉन्स्टर अपनी लाइफ फोर्स का यूज करके ये फेंग पर अटैक करता है, जिससे वो मॉन्स्टर खुद तो मर गया था, पर उसका अटैक काफी पावरफुल था, जिसे ये फेंग रोकने की कोशिश करता है। पर उस अटैक के प्रेशर से वो पूल के बाहर आ जाता है और वो वहाँ पूल में एक लड़की को नहाते हुए देख लेता है। इस लड़की का नाम लिली है, जो कि स्कारलेट ब्लड एम्पायर की प्रिंसेस है। अब लिली ये देखकर अपनी आइस पावर से ये फेंग पर अटैक कर देती है और पूल से बाहर आकर तुरंत अपने कपड़े पहन लेती है।
अब लिली येफेंग से कहती है उसकी हिम्मत कैसे हुई उसे नहाते हुए देखने की, तो येफेंग उसे बताता है वो इस पूल में उससे पहले गया था और उसके कपड़े भी बाहर हैं। अब ये देखकर लिली थोड़ा हिचकिचा जाती है और येफेंग से कहती है तो जब मैं नहा रही थी तो तुम उस पूल में थे, तो क्या तुमने सब देख लिया? और गुस्से में अपनी आइस पावर से येफेंग पर अटैक कर देती है, जिसे येफेंग अपनी एक फॉर्मेशन बनाकर रोक लेता है और फिर अपने कपड़े लेकर वहां से जाने लगता है और लिली से कहता है वो इस सब के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इसमें लिली की गलती है, और कहता है अब मुझे घर जाकर इस ब्यूटीफुल सीन की पेंटिंग भी बनानी है जो अभी उसने पूल में देखा। यह सुनकर लिली गुस्से में अपनी आइस पावर से एक खतरनाक अटैक येफेंग पर कर देती है, जिसे येफेंग अपने पंच से अटैक करके रोक लेता है और लिली पर अटैक करने जाता है, पर वो देखता है लिली ने अपनी काफी स्पिरिचुअल पावर को यूज कर लिया था, जिसकी वजह से वो बेहोश होकर पूल में गिर जाती है। अब सीन कट होकर कुछ समय बाद आता है जहाँ येफेंग लिली को पूल से निकालकर उसको हील करने की कोशिश कर रहा था, जहाँ उसे लिली की आइस बॉडी के बारे में भी पता चलता है और अब लिली को एक पिल खिला देता है, जिससे लिली तुरंत होश में आ गई थी और येफेंग से पूछती है आखिर उसने उसे क्या खिलाया है, तो येफेंग बताता है उसने उसे एक हीलिंग पिल खिलाया है। तो लिली पूछती है ये पिल क्या है? दरअसल गाइस ये सेलेस्टियल कॉन्टिनेंट येफेंग की लास्ट लाइफ वाली जगह की ही तरह है, पर यहाँ के लोग पिल या एलेक्सर के बारे में नहीं जानते हैं। अब लिली को कुछ समझ नहीं आता और वो येफेंग से पूछती है अभी मेरे साथ फाइट के दौरान तुमने जिस ग्लोइंग डिस्क से मेरे अटैक को डिफेंड किया वो क्या था? तो येफेंग बताता है वो एक फॉर्मेशन था। ये सुनकर लिली कहती है अब ये फॉर्मेशन क्या होता है? तो येफेंग उसके पास आकर कहता है क्या तुम एलेक्सर फॉर्मेशन दोनों के बारे में ही नहीं जानती? तो येफेंग सोचता है लगता है इस वर्ल्ड में पिल्स एलेक्सर और फॉर्मेशन एग्जिस्ट नहीं करते और लास्ट लाइफ में मैं एक जीनियस एल्केमिस्ट और फॉर्मेशन मास्टर था, तो इन दोनों स्किल्स से मैं इस वर्ल्ड को डोमिनेट कर सकता हूँ। और खुश होते हुए वहाँ से जाने लगता है तो लिली उसे रोककर कहती है थोड़ी देर पहले के इंसिडेंट के लिए मुझे माफ कर देना, और पूछती है क्या येफेंग को कोई चोट तो नहीं आई? पर तभी लिली की सर्वेंट जेसिका उसे ढूंढते हुए वहां आ जाती है, तो लिली शर्माकर येफेंग को उसी पूल में धक्का दे देती है और शर्माते हुए वहां से अपनी सर्वेंट के साथ चले जाती है। अब सीन कट होकर येफेंग के रूम में आता है, जहां येफेंग को एक बुक से घोस्ट क्लब ब्यूटी हर्ब के ऑक्शन के बारे में पता चलता है, तो वो सोचता है इससे वो सेक्रेट हीलिंग मेडिसिन को बना सकता है, जिससे उसकी सभी पुरानी इंजरीज भी हील हो जाएंगी और उसकी पावर भी काफी बूस्ट हो जाएगी। इधर सीन उसी ऑक्शन वाली जगह पर आता है जहाँ लिली और उसकी सर्वेंट इसी हर्ब को लेने के लिए आई थी, जहाँ लिली की सर्वेंट कहती है इस घोस्ट क्लब ब्यूटी हर्ब की मदद से वो लिली के आइस बॉडी से आइस टॉक्सिन को खत्म कर सकते हैं, ताकि लिली अपनी पावर को फुल पोटेंशियल पर इस्तेमाल कर सके। अब एक बंदा उस ऑक्शन हाउस में उस घोस्ट क्लब ब्यूटी हर्ब को सभी को सामने लाता है और बताता है इसकी स्टार्टिंग प्राइस 60,000 गोल्ड कॉइन है, पर तभी लिली की सर्वेंट 5 मिलियन गोल्ड कॉइन की बिड लगा देती है, जो देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और कोई भी इससे ऊपर बिड लगाने की हिम्मत नहीं करता। तो वो ऑक्शन होल्डर उस हर्ब को लिली को देने ही वाला था, पर तभी येफेंग वहां आकर उसे रोक देता है। अब सभी लोग येफेंग को देखने लगते हैं, जिसे लिली ने भी पहचान लिया था। इधर येफेंग उस ऑक्शन होल्डर से कहता है वो इस हर्ब को खरीदना चाहता है और इसके बदले में वो उसे एक एलिक्सर देगा और बताता है ये मिस्टिक एलिमेंट एलिक्सर है, जिसकी मदद से कोई भी कल्टीवेटर अपने एक रिलम तक को अपग्रेड कर सकता है। वैसे ऑक्शन मास्टर को उस एलिक्सर के बारे में कुछ खास पता नहीं था, पर उस एलिक्सर की पावर लेवल को देखकर वो मान जाता है और उस हर्ब को येफेंग को सेल कर देता है। तो येफेंग भी उसे लेकर वहां से चला जाता है। इधर इस चीज को लिली भी अपने सर्वेंट के साथ देख रही थी, तो लिली की सर्वेंट कहती है उन्हें येफेंग से उस हर्ब को छीन लेना चाहिए, पर तभी लिली उसे वहीं रोक देती है और इसी के साथ ये एपिसोड यही एंड होता है। तो इसका नेक्स्ट पार्ट भी मैं जल्द ही एक्सप्लेन कर दूंगा, तब तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।